नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो संसद में संग्राम, जेनजी पर आर या पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन संसद के मानसून सत्र का 10वां दिन, लेकिन सदन में चर्चा कम हो गई है और टकराव ज्यादा देखने को मिल रहा है। पेपर लीक आंदोलन के दौरान सीजेपी के संसद मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सियासत को नया मोड़ दे दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और बेबुनियाद टिप्पणी की। तो वहीं राहुल गांधी का दावा है कि सरकार जेनजी की आवाज दबा रही है। एफआईआर के जरिए युवाओं को डराया जा रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एक घायल एसीपी की पत्नी का दर्द भी देश ने सुना। तो सवाल यह उठता है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हिंसा तक जा सकता है क्या? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सवाल यही कि क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हिंसा तक जा सकता है? यानी कि आप अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्या किसी पर जानलेवा हमला कर सकते हैं? क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया? यह भी एक वाजिब सवाल है। या हालात ऐसे थे, स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी कि कार्रवाई करनी पड़ी, कार्रवाई जरूरी थी? और क्या जेनजी के नाम पर राजनीति हो रही है क्या, या सचमुच युवाओं की आवाज दबाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि संसद समाधान का मंच बनेगी या सिर्फ सियासी संग्राम का अखाड़ा? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक अमित शाह पर जुबानी हमला कर रहे हैं, क्या उससे समाधान निकलेगा? क्या उससे जवाब मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी का सदन में खड़ा होना और यह कहना कि प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का या प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन इस्तेमाल करने का, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का जो आदेश आया वो किसकी तरफ से आया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अब सवाल यही कि क्या इसी पर चर्चा होगी और इस तरह से चर्चा होगी क्या? तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल, असिस्टेंट एडिटर हैं टोटल टीवी के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का बेहद स्वागत। प्रदीप कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। मतलब ठीक है, एक पक्ष या दूसरा पक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हिंसा तक जा सकता है? और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है, जेनजी को परेशान किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। क्या जेनजी के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है या फिर लट्ठम लट्ठाई वाला मामला चल रहा है कि तुम पहले मेरा जवाब दो, उसके बाद हम तुम्हारा जवाब देंगे? प्रदीप जी। देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम और उसके बाद का जो आगे का हम देख रहे हैं परिदृश्य, वो निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बदल गया है। और कहीं ना कहीं अब जो एक्शन है पुलिस का वो देखने को मिल रहा है। वीडियो वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने प्रदर्शन किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया पीएम को लेकर, अन्य जो यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो एक्शन तो लिया जाएगा। लेकिन साथ ही ये प्रदर्शनकारियों से निपटने की एक रणनीति, ये कहा गया। आज हमने ये भी देखा कि जो पुलिस वाले घायल हुए या उनके परिजन, जो अन्य लोग, वो उनके समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए, एक मैसेज देते नजर आए। दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष की नजर है, तो अब निशाने पर गृह मंत्री, उनके बयान की मांग और संसद के दोनों सदनों में हंगामा। आज जबकि दूसरे हफ्ते की कार्रवाई का आखिरी दिन था, आज भी ये मुद्दा छाया रहा है संसद परिसर में। इसके अलावा जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हमने प्रदर्शन देखा है, वो तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई है। तो एक बड़ा मुद्दा इस पर गर्म है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है, वो इस मुद्दे पर कोई भी राहत ना देने की। अगर जरा भी ढील दी तो सत्ता पक्ष हावी हो जाएगा। डिलिमिटेशन बिल समेत तमाम ऐसे विधेयक हैं जो विपक्ष की एकता में दरार डालेंगे और कहीं ना कहीं सवाल सत्ता पक्ष यहाँ पर घेरता नजर आएगा। दूसरा, विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ रणनीति का एक हिस्सा है सत्ता पक्ष की, और इसीलिए राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस दौरान उन्होंने जो बातें जिनका जिक्र किया, जो
संसद की कार्रवाई से बाहर हो चुकी हैं, लिहाजा उसका जिक्र हम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब लेकर सत्ता पक्ष आक्रामक है और ये मुद्दा गरमाने लगा है। दूसरा, राहुल गांधी अब जो जेएनजी पर फोकस कर रहे हैं और जो लड़ाई नई सिरे से छेड़ते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम, इसमें कहीं ना कहीं जैन जी को अब निशाने पर लिया जा रहा है, उनकी आवाज वो उठा रही हैं और जो लाठीचार्ज हुआ, जो बल प्रयोग किया गया, उसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। तो शिवम, ये तस्वीर साफ तौर पर बनकर उभर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष इसको आगे बढ़ाएगा और ये रणनीति का विशेष हिस्सा है राहुल गांधी की, कि उनको लगता है कि अगर वो ये आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो सीजेपी पार्टी की तरह, जैसे उन्होंने मुद्दा पहले पकड़ लिया और उसके बाद वो अड़े रहे, वो क्रेडिट उनको गया, तो विपक्ष अपनी पिच पर खेले और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाए, ये रणनीति का विशेष हिस्सा नजर आ रहा है, जिसको लेकर आगे भी घमासान गरमाए रहने के पूरे आसार हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें घटनाक्रम में नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आज एक बड़ी घटना ये भी हुई है कि कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष बैठक इसको कहा जा रहा है। तो आगे के घटनाक्रम पर निश्चित तौर पर बदले हुए परिदृश्य में नजर बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम जो है नई पटकथा लिखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी, जिस तरह से अभी तक राहुल गांधी संसद में खड़े होकर उनका यह कहना कि भाई दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, प्रदर्शनकारियों पर, आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, एक बच्चे की आंख जो है जाते जाते बची, सवाल यह कि क्या राहुल गांधी टैक्टिक्स अपना रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीजेपी 20 दिन में आंदोलन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकती है, तो अगर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो कम से कम एक नैरेटिव तो बिल्ड हो ही जाएगा कि देखिए प्रदर्शनकारियों पर जितना कुछ भी हुआ वो सब कुछ गृह मंत्री के आदेश पे हुआ, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, तो उन्हीं के कहने पे हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप से ये निर्णय लेगी नहीं, तो कम से कम जो जेनजी है उसके मन में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, वो सब गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुआ। क्या यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और इसीलिए लगातार उनके जवाब की मांग कर रहे हैं? अब बिल्कुल फिलहाल तो नज़र ऐसा ही आ रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री के गायब होने का पोस्टर हो या फिर इसके अलावा प्रदर्शन हो, और ये प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है और गृह मंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। ये एक तरीके से पूरी सरकार को दबाव में लेने की वो है, क्योंकि गृह मंत्री सरकार में नंबर 2 हैं और एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं। तो एक तरीके से जो ये पूरा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, इसका जवाब सरकार के कई मंत्री दे चुके हैं कि ये जो पूरा मामला हुआ, जब कभी भी कहीं कोई घटनाक्रम होता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होता है और वही आदेश देता है कि आखिरकार गोली चलानी है, पैलेट चलानी है या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं। तो जो कुछ भी करना होता है उसके लिए हमेशा ही मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होता है। लेकिन विपक्ष इस बात को मान नहीं रहा है, वो चाह रहा है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर बयान दें और उनके बयान का इंतजार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक अलग से डिस्कशन भी हुआ है। तो जो एक सरकार का इस पूरे मानसून सत्र को लेकर जो एक परिसीमन बिल लाने की योजना जो बन रही थी, सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल अभी सरकार ने उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रख दिया है, क्योंकि हालांकि सरकार नंबर गेम में बहुत नज़दीक तक पहुंच चुकी है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से समूचा विपक्ष इस वक्त सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, तो ऐसे में सरकार को लग रहा है कि अगर इस वक्त हम परिसीमन बिल को लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो लोग हमारे साथ हों वो किसी न किसी मजबूरी में हमारे साथ ना खड़े हों। तो कुल मिलाकर सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार देख रही है कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ें आगे चल रही हैं, किस तरीके से होगा। देखिए शिवम, अब इस पूरे संसद सत्र में केवल 10 दिन की बैठक बाकी रह गई है और 10 दिन की बैठक में आप ये मानकर चलिए कि आज शुक्रवार के बाद से शनिवार रविवार वैसे निकल जाएगा और इसके बाद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का ही समय रहेगा आपके पास। तो कुल मिलाकर के, और उसके बाद कुछ दिन और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो समय बहुत सीमित है और विपक्ष की कोशिश ये है कि सरकार को परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लाने से रोक दिया जाए। ठीक है, ठीक है ललित, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या जो ललित जी कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इफ यू कैनॉट कन्विंस कंफ्यूज,
अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज कर दीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो ललित जी ने जो बातें कही उसके आधार पर ही कह रहा हूं। सवाल यह कि क्या इस वक्त पूरा विपक्ष कंफ्यूज है क्या? क्योंकि अगर राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को आकर बयान देना पड़ेगा कि उन्होंने आदेश दिया कि नहीं दिया, अगर दिया तो क्यों दिया, उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं दिया तो वो एक नंबर के वो कह रहे हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, तो उनको कुछ अगर अता पता नहीं है तो फिर भी इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी इस्तीफा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा ये प्रदीप जी कि क्या विपक्ष कंफ्यूजिंग स्टेट में है खुद, क्योंकि अगर राहुल गांधी गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो सदन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इधर अखिलेश यादव और बाकी जो नेता है वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है कि बाकी मुद्दों से या बाकी बिल से ध्यान भटका दिया जाए? और वैसे भी अब जुमा 8 दिन बचा हुआ है, उसके बाद वैसे ही संसद सत्र खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। भैया जो चाह रहा था बीजेपी वो नहीं कर पाएगा, तमाम सांसदों को तोड़ने मरोड़ने के बाद या तमाम नंबर्स बढ़ाने के बाद भी सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जस का तस हो जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। क्या यही करने की कोशिश है विपक्ष की प्रदीप जी? देखिए, ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि अपनी अपनी रणनीति पर दोनों एक दूसरे पर कितना भारी पड़ते हैं उसकी जो आजमाइश है सत्ता के गलियारों में जो हम देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है, ये पूरी तरीके से अब यहाँ पर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है। और इसमें जबकि कुछ देर बाद ही यहाँ पर कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक, उसमें आगे के हफ्ते की रणनीति तैयार की जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें इस पूरे माहौल में सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति बदली है और एक जो दबाव था शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, कई बार आपको एक कहावत याद होगी कि जब जंगल में शेर होता है तो पीछे हटना पड़ता है छलांग लेने के लिए और फिर वो अपनी रणनीति के हिसाब से सही मौकों की ताक में होता है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा रहा है। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि ऐसे में भागते हुए स्थिति को उन्होंने ये इस्तीफा लिया और आपने देखा जब उनका स्वागत भी किया गया कि उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री जो एजेंडा है वो सरकार का आगे बढ़ाया था। तो ये ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान परिदृष्टि से गायब हो जाएंगे, लेकिन देर सवेर टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इस बीच सरकार भरपाई करेगी। दूसरा, वापस आपके सवाल विपक्ष के मुद्दे पर आऊंगा, तो देखिए विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो अपने पिच पर इस वक्त खेल रहे हैं और उनको लगता है कि अगर वो पूरी मजबूती के साथ इस पर जमे रहते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बढ़त उनको मिलेगी। और अब ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दे, चाहे वो सांसदों की टूट हुई हो, एनडीए मजबूत हो रहा हो, लेकिन इस बीच जिस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव और छात्र आंदोलन जैसे ही इसको भापते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास जम गए, एक नेता विपक्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे नैरेटिव को बदले, छात्रों के साथ वो खड़े रहे। अब पूरा नैरेटिव ये सेट कर रहा है विपक्ष कि जो लाठी चार्ज हुआ है, बल प्रयोग हुआ है, उसमें गृह मंत्री का जवाब सदन के अंदर हो और इस्तीफे तक मांग कर रही हैं। तो ये दबाव बनाने की कोशिश ये पूरी रहेगी और ऐसा मौका, नायाब मौका उनके लिए ऐसे वक्त मिला है जब कुशल रणनीतिकार, चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री को घेरने का अगर विपक्ष को मौका मिलता है तो वो इसे आसानी से जाया नहीं करना चाहता और इसीलिए अपने टैक्टिक्स पर आजमाते हुए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। तो न तो सत्ता पक्ष और न विपक्ष, वो अपने अपने जोर आजमाइश कर रही हैं और कौन किस पर भारी पड़ता है ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार के तरकश में अभी बहुत तीर हैं, वो लगातार आजमाएंगे। आज हम देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और ये विकास के एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए कई आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। और उसी कड़ी में आज की कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए गए उनका ब्यौरा देने के साथ ही ये भी बताया गया देश को कि करीब 28 लाख करोड़ रुपए के अब तक फैसले लिए जा चुके हैं एनडीए पार्ट 3 में। तो इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक पिच पर भी अब पूरी मजबूती के साथ विपक्ष को जवाब देने की रणनीति, और इसीलिए आज जो शायद विपक्ष से चूक हो गए, शिवम मैं एक जरूर दृश्य याद करना चाहूंगा। आज जो हमने देखा जब चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, पप्पू यादव भगवा कलर का जो कुर्ता पहने हुए थे, इसको सनातन का अपमान बताते हुए बीजेपी आक्रामक हो गई है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। तो ये चूक अगर होती है विपक्ष से, उसको लपकने के लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है और कोई भी मौका इस बार नहीं मिलेगा। सीधे तौर पर अब जैन जी की लड़ाई राहुल गांधी कितनी मजबूती के साथ बढ़ाते हैं, विपक्ष का कितना सपोर्ट ले पाते हैं और कैसे एकजुट होकर ये आक्रमण वो करते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। तो निश्चित तौर पर इनके जवाब जैसे जैसे आगे खेल बढ़ेगा वैसे वैसे इनके जवाब भी मिलते नजर आएंगे। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा।
ललित जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जेनजी के खिलाफ सरकार ज्यादती कर रही है, जानबूझकर उनको परेशान कर रही है, जेनजी 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 लगातार राहुल गांधी इस वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और इसी के मद्देनजर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला भी बोला। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष आया, आज एसीपी की जो पत्नी है उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर ये कहना कि जिस रात उनके पति घायल होकर पहुंचे, मतलब वो सबसे भयानक रात थी उनके लिए और उनकी 2 साल की बच्ची के लिए। सवाल ये कि वो भी तो एक पक्ष है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट या इस मामले पर सुनवाई होती है, अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है और सारी चीजें होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये तो देखेगा ना कि अगर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली तो फिर पुलिस कर्मियों पर हमला किसने किया, ये भी तो सवाल होगा। मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या फिर ये मान लिया जाए कि भाई नहीं, प्रदर्शनकारियों पर जो हुआ, जेनजी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पुलिस वालों पर जो पत्थरबाजी हुई, जो उन पर जानलेवा हमला हुआ, उसको ठीक मान लिया जाएगा। तो इसका तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाना पड़ेगा ना, साम्यावस्था में लाना पड़ेगा इसको। ललित जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल की अगर सुनवाई का हम थोड़ा सा पैटर्न देखें, कल की सुनवाई में जो कुछ भी हुआ था उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कही थी कि पैलेट गन पर रोक लगाने को लेकर हम कोई फैसला नहीं करने जा रहे हैं या उस बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि एक बात तो साफ है कि पैलेट गन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि अगर वो किसी भी फोर्स के पास है तो उसको इस्तेमाल करने के भी अपने अधिकार हैं, और अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या वो सिचुएशन थी कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा बात है, आपने जो कहा कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि पुलिस की कार्रवाई और जो प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई थी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है शुभम कि जब कभी भी हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी प्रदर्शन के दौरान जब घायल लोग घायल होते हैं, और तो उसमें यह देखा जाता है कि दरअसल पुलिस क्योंकि किसी भी प्रदर्शन को हथियारों के बल पर रोकती है और प्रदर्शनकारी के लोकतंत्र में अपने अधिकारों के नाम पर वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रदर्शनकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, और पुलिस को ये कहा जाता है कि अगर प्रदर्शनकारी सीमा को पार करते हैं तो उसके लिए उनको कानूनन जो है कुछ विशेष चीजें दी गई हैं। अब वो लाठी है, डंडे हैं, हथियार है, या फिर दूसरी चीजें हैं जिनके दम पर वो रोकते हैं। आंसू गैस के गोले हैं जो कि हमने देखा कई बार चले हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कई बार जो पुलिस है उसकी तरफ से ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो जाता है जिसमें कि कई बार प्रदर्शनकारियों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में चीजें और सिंपैथी जो सारी चीजें हैं वो प्रदर्शनकारियों के साथ आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मौलिक अधिकार की डिमांड कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था उसमें मांग सिर्फ यही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जो पेपर लीक है वो इस देश में बंद होना चाहिए। तो मांग तो गलत नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार ने भी उनकी इस मांग को जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुलिस की कार्रवाई में जो पैलेट गन चली वो पैलेट गन सही थी या नहीं थी, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और कुल मिलाकर अब विपक्ष की बात हो, सरकार की बात हो, तो दोनों अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बार जो है गृह मंत्री पर जो निशामला वो कर रहा है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता इतनी आसानी से, क्योंकि लंबे समय के बाद उसको जो है अगर देखा जाए तो गृह मंत्री की जवाबदेही एक तरीके से आई है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस के मुखिया जो हैं वो गृह मंत्री ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि ये विवाद और कितना लंबा चलेगा आने वाले दिनों में, या फिर दोनों सरकार और इसके बीच में विपक्ष के बीच में कोई समझौता होता है या किसी तरह का, ताकि सदन आगे बढ़े। क्योंकि अभी बहुत सारे बिल और आने बाकी हैं, एफसीआरए बिल का आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट वाला बिल आना बाकी है, तो कई सारी और चीजें हैं। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, अब ये जो पूरा गहमा गहमी चल रहा है, हालांकि अब तो सोमवार तक के लिए ये मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि अब राज्यसभा लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। सवाल ये कि जो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर के सियासत को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि ये कितना इंपैक्टफुल साबित होगा, या वाकई में ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है कि भाई ठीक है राहुल गांधी ने गलत कहा, बाकी सारा जवाब तो ठीक था, सारा जवाब दे देते, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये कहना कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिया। अब क्या राहुल गांधी अपने ऊपर जानबूझकर बर्डन ऑफ प्रूफ ले लेते हैं कि भाई उन्हें प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कैटेगरिकली ये बात संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये सब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुआ, जबकि उन्हें पता था कि यह मामला जा सकता है और बीजेपी वाले से हाथों हाथ उठा सकते हैं। क्या जानबूझकर इस मुद्दे को बीच में लाया गया, या वाकई में राहुल गांधी जो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया, बाकी परिणाम के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं?
देखिए शिवम, ये जो पूरा मामला है और जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में बयान दे रहे थे, उस दौरान ये हंगामा हुआ और उसके बाद ये मुद्दा बनाया गया, राहुल गांधी की माफी की मांग की गई और ये जो असंसदीय वर्ड कहे गए, इसके बाद ये सदन की कार्रवाई से निकल गए, तो उसका जिक्र तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि वो सदन की कार्रवाई में कोई ऐसा उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि वो उसके अनुरूप ना हो। इससे पहले नेता अपनी बात रखते हुए भाषण के दौरान उदाहरण देते रहे हैं, लेकिन अब जब अनुराग ठाकुर ने ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस मूव किया है तो इसको मंजूरी मिलेगी या इसको टकराव के रूप में देखें या दबाव बनाने की रणनीति देखें, क्योंकि सत्तापक्ष जब नेता विपक्ष के खिलाफ अगर वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस मूव करता है तो यानी टकराव को बढ़ाना चाह रही है सरकार, ऐसा दिखता है। क्योंकि राहुल गांधी भी आक्रामक हैं और जब राहुल गांधी आक्रामक हैं तो उनको उसी हथियार से जवाब सरकार दे रही है या देना चाहती है, ऐसा दिखता है। दूसरा इसमें एक जो पहलू जुड़ा हुआ है वो है राहुल गांधी जो आक्रामक हैं और उसके पीछे उनको लगता है कि ये एक सही मौका है जब गृह मंत्री से जवाब मांगा जाए। सदन के अंदर बयान की मांग की जा रही है। कल जो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे इससे आगे बढ़ते हुए। तो जरूर है कि ये लड़ाई जो है अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि छात्रों के आंदोलन से जुड़ा मुद्दा है, छात्र आक्रामक रहे हैं और जिस तरीके से जो बहस छिड़ी हुई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है नहीं, आगे किस हालात में बल प्रयोग किया गया, उसकी क्या वजह रही, इस पर अभी कोई सरकार की ओर से सदन के अंदर अगर देखें तो गृह मंत्री की ओर से बयान नहीं आया। विपक्ष यही मांग कर रहा है। अब इस पर बयान की बात आती है तो पूरी स्टडी के साथ, क्योंकि गृह मंत्री जब कोई बयान देते हैं सदन के अंदर उनका भाषण और उनके कोई भी तथ्य देख लीजिए, बिना तथ्यों के वो बात नहीं रखते हैं और इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार शायद कर रहे होंगे और उसके बाद वो माकूल जवाब विपक्ष को दे सकते हैं। तो फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब एक भारी भरकम भाषण के जरिए गृह मंत्री दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने तेज तर्रार शैली, भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। पूरे तथ्य जुटाने के बाद एक बैठ के वो कर रही हैं, आईबी चीफ के साथ हों, गृह सचिव के साथ हों या फिर अन्य आला अधिकारियों के साथ, उसके मंथन के बाद ही, क्योंकि इनपुट जो सूचनाएं जुटाई जा रही हैं वो लगातार इनपुट दे रहे हैं कि इसमें अराजक तत्व थे और उनके खिलाफ केस थे, तो पूरी तरीके से जानकारी जुटाने के बाद ही शायद गृह मंत्री एक ठोस बयान दे, ऐसा दिखाई देता है। तब शायद वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाए विपक्ष का, जो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अभी जोर पकड़ेगी। आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे इस लड़ाई में और भी कई मोड़ आएंगे और कहीं ना कहीं कौन किस पर भारी पड़ता है। पूरी तरीके से इस लड़ाई में दांव पेच की लड़ाई जो उलझी हुई है, इसमें कई खिलाड़ियों की असली परीक्षा होनी बाकी है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी देखिए, समय का अभाव है, जल्दी से, चूंकि राहुल गांधी को पता है कि अब ये पूरा मामला जेनजी के प्रति सिंपैथाइज हो गया है, क्योंकि सबने देखा कि उनके पर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन चूंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पैलेट गन को पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा सकते, पूर्णतया रोक नहीं लगा सकते, तो एक सवाल यह भी उठेगा ना, क्योंकि पुलिस वाले भी अपना पक्ष रखेंगे कि अगर संसद परिसर की तरफ इतना ज्यादा जो प्रदर्शनकारी थे वो बढ़ रहे थे तो उसको भी तो उनको रोकना था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था। क्या पुलिस ये पक्ष रखकर ये मामले को निपटाया जा सकता है, या वाकई में जानबूझकर इस नैरेटिव को इतना तगड़ा बिल्ड किया जा रहा है कि लगे कि भाई देखिए सब कुछ पुलिस वाले ने किया, क्योंकि प्रदर्शनकारी जेनजी पर खास करके उनके ऊपर गलत हुआ? देखिए, कल जो एक वीडियो सामने आया था शुभम, उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला था हमको कि उसमें हमको ये देखने को मिला था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थे वो एक पल के लिए संसद भवन के काफी नजदीक पहुंच गए थे। बिल्कुल। जो रेल भवन का गोल चक्कर है उसके पास की वो तस्वीरें हैं और वहां पर वो दिख रहा है। तो यानी कि एक तरीके से ये अपने आप में काफी चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं कि प्रदर्शनकारियों का जो जत्था था वो वहां तक पहुंच गया था। और ऐसे में ये एक बहुत अच्छी बात रही कि कोई घटना नहीं घटी, अन्यथा देश की सबसे बड़ी संसद जहां पर उस वक्त कई सांसद मौजूद थे, अगर उस बीच में कोई भी इनमें से एक ऐसी किसी घटना को अंजाम दे देता कि जो ठीक नहीं होती तो शायद गलत हो जाता, या कोई अराजक तत्व उसमें घुस करके किसी तरीके की घटना को अंजाम देता, तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए, सिक्योरिटी ब्रीच के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी संवेदनशील घटना थी। बावजूद उसके पुलिस ने अपनी तरफ से रोकने का प्रयास किया। अब उसको प्रदर्शनकारियों को रोकने में पैलेट गन चली हो, आंसू गैस चली हो या जो कुछ भी चला हो,
लेकिन कुल मिलाकर के आखिरकार पुलिस उनको वहां से हटाने में कामयाब रही। लेकिन जो उन्होंने एक तरीके से सिक्योरिटी में आगे वहां तक गए, वो अपने आप में काफी सोचने वाला विषय है। ठीक है ललित जी, देखिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा, उनको आना पड़ेगा और तमाम तरीके के पोस्टर बैनर लगा करके अपना विरोध जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर विशेषाधिकार रनन का नोटिस भेज रहे राहुल गांधी को, यह कहते हुए कि भाई आपने गृह मंत्री अमित शाह पर गलत आरोप लगाए। सवाल यह कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी पर जानलेवा हमला करना, या चाहे वो पुलिस हो या फिर वो आंदोलनकारी, वो प्रदर्शनकारी जिन्होंने आंदोलन किया 20 जुलाई को, सवाल यह भी कि क्या जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया गया बल का, या फिर हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी। ये सब कुछ यक्ष प्रश्न है और इन सभी सवालों के जवाब आने वाले भविष्य के गत में है और ये भविष्य आने वाला ये बताएगा कि किसकी गलती थी, कौन क्या किया। ये चूंकि मामला ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लड़ाई सोमवार तक के लिए स्थगित है, यानी कि अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कौन जीतता है, किसका नैरेटिव ज्यादा भारी पड़ता है। और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नाम सफेदी के दोस्त है न शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।